नमस्कार छात्रों, पिछले लेक्चर में हम रिसर्च का चक्कर जो है ये पाठ, ये व्यंग्य रचना हम देख रहे थे। अब तक हमने इसकी कथा वस्तु में अब तक देखा है कि किस प्रकार वो जो शोध निर्देशक है आचार्य जी है, किस प्रकार अपने शोध छात्रों से गलत काम करवा के ले रहे हैं। अपने विरोधी दल के जितने भी आचार्य हैं उनकी फजीयत देखकर उनको हंसी आ जाती है या उनके फजीयत को देखकर वो आनंद महसूस करते हैं। तो ये दावपेच वाली जो राजनीति है आज विश्वविद्यालयों में ज़्यादातर देखने को मिलती है, ऐसा हरिशंकर प्रसाद जी को कहना है। और इसमें उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार अपने शोध आचार्य जो है वो अपने शोध छात्रों से किस प्रकार के काम करवा के लेते हैं। तो वहाँ पे ये शोध छात्रों की ओर से जब बताया गया कि उनके विरोधी दल के जो आचार्य थे उनके गाड़ी का पेट्रोल बीच में रास्ते में ही खत्म हो गया और वो किस प्रकार पैदल चले आए और उसकी वजह से उनको मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो ऐसा प्रसंग घटित होने पर ये जो आचार्य है ठहाके लगा के हंसते हैं और उसमें बहुत सारी खुशी जो है ले रहे हैं। तो ये जो असुरी आनंद जो है एक प्रकार से वहां पे बढ़ रहा है और इस प्रकार के दावपेच, इस प्रकार के जो गलत कार्य जो है वहां पे उस कार्यों में ही लिप्त ये आचार्य दिखाई देते हैं। तो सभी छात्र हंस रहे हैं, आचार्य जी हंस रहे हैं, लेकिन वहां पे गया हुआ ये छात्र है वो हंसता नहीं है और वह उसे हंसता न देखकर जो है एक दूसरा छात्र जो है उसको पूछता है तुम हंसते क्यों नहीं हो, तुम शुरू से अनुशासन भंग कर रहे हो, अगर आचार्य जी हंस रहे हैं तो तुम्हें भी हंसना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर जो है वो छात्र क्या कहता है, देखिए मुझे हंसी नहीं आ रही है। एक छात्र ने कहा आप हंसते क्यों नहीं हो, शुरू से अनुशासन भंग कर रहे हो, आगे क्या होगा, मतलब तुम्हारा आगे काम कैसे चलेगा। अगर जब आचार्य जी हंस रहे हैं तो तुम्हें भी हंसना होगा, आचार्य जी उदास है तो तुम्हें भी उदास रहना होगा। तो ये जो कुछ रवैया है ये इस प्रकार से शोध कार्य में वहां पे आचार्य, शोध निर्देशक और शोध छात्रों के बीच वहां पे दिखाई देता है। मैंने इस अवसर पर अपनी प्रतिभा दिखाई, अर्थात वो छात्र क्या कह रहा है, मैं हंसा तो नहीं लेकिन मैंने अपनी प्रतिभा के बल पर उनका ध्यान जो है दूसरे जगह पे उनका ध्यान मैंने खींचा और मैंने कहा मैं सोच रहा हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय आप जैसे पारंगत शोधकर्ताओं का उस पर ध्यान क्यों नहीं गया। मतलब वो छात्र कह रहा है, वो खुद हंस नहीं रहा था लेकिन अपनी प्रतिभा की झलक वहां पे दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप जैसे पारंगत जो शोध छात्र है, पुराने शोध छात्र है, आप लोगों का एक बात पर ध्यान क्यों नहीं गया। तो सभी पूछने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि किस विषय पर। उन्होंने पूछा, मैंने कहा इस पर कि कार में वह जो स्त्री थी वो डॉक्टर शर्मा की पत्नी थी या और कोई। और यहाँ पे ये बात जब ये छात्र कहता है तो बाकी सभी लोग जो है फिर से एक बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो डॉक्टर शर्मा की पत्नी थी या और कोई, ये तो बहुत मतलब वहां पे आरोप लगाने वाली चीज वहां पे कह डालता है। तो इस तरह से उनके बीच में और अधिक हंसी वहां पे हो जाती है। वे सब चकित रह गए। आचार्य ने तो खुशी से मुझे अपने गले से लगा लिया। मतलब अब आचार्य को इस छात्र ने जो बात कही थी उसके ऊपर और ज्यादा हंसी आने लगी और तुरंत जो है उन्होंने वो छात्र कह रहा है कि मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे वाह इसे कहते हैं शोध प्रतिभा। अर्थात वो आचार्य जी कहने लगे हैं तुमने जो बात कही है इस पर मैं खुश हूं और इसे ही शोध प्रतिभा कहते हैं। मैंने इतने सालों से इतना रिसर्च करवा है परंतु ऐसी बात मेरी दृष्टि से कभी सामने नहीं आई है। यंग मैन तुम असाधारण हो, तुम्हें शोध कराकर मुझे गौरव मिलेगा। अर्थात आचार्य जी के बात में बात मिलाकर कहने की जो पद्धति आज वहां पे पनप रही है इसको लेकर वहां पे हरिशंकर प्रसाद जो है वो बातें कह रहे हैं। मेरा रंग जम गया, अर्थात वो छात्र कह रहा है कि मेरी प्रतिभा वहां पे काम कर गई और वो शोध आचार्य जो थे उनकी कृपा दृष्टि जो है या वो खुश होकर मुझे गले लगाया और वो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें शोध कराकर जो है गौरव प्राप्त होगा। दूसरे छात्र ने जो रिसर्च पेपर पढ़ा उसका सार यह था कि डॉक्टर शर्मा के गुट का एक अध्यापक कार्यकारिणी के एक ठेकेदार सदस्य के घर गया
और उसे लेकर उपकुलपति के बंगले पर गया। अर्थात डॉक्टर शर्मा के बारे में दूसरे छात्र ने जानकारी हासिल की है, और वो जानकारी क्या है देखिए कि ये जानकारी ऐसी है कि डॉक्टर शर्मा के गुट का एक अध्यापक जो है कार्यकारिणी के एक ठेकेदार सदस्य के घर गया और उसे लेकर उपकुलपति के बंगले पर गया। वहां वे लोग लगभग 1 घंटा रहे। इसके बाद वे बाहर निकले और 5 मिनट हंसते हुए बात करते रहे। अर्थात ये देखिए कि किसी भी प्रकार से वहां पे शोध कार्य जो करने वाले जो छात्र होते हैं उनको जिम्मे किस प्रकार का काम सौंपा जाता है, और शोध छात्र जो है अपने शोध निर्देशक को खुश रखने के लिए इस प्रकार के काम किस प्रकार कर रहे हैं, तो ये बातें वो बता रहे हैं। इसी तरह बाकी ने भी अपने अपने शोध निबंध पढ़े। अर्थात ऐसे ही जो भी कुछ दूसरों की बुराई वाली जो घटनाएं हैं या जो भी कुछ घटित प्रसंग है वो आचार्य जी को सभी छात्र जो है सुनाते हैं। आचार्य जी ने हम लोगों से कहा, अब तुम लोगों को मैं विशेष विषय का काम दे रहा हूं। अब आचार्य जो है अब सभी शोध छात्रों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें विशेष विषय का काम दे रहा हूं। तुम जानते हो अभी इस राज्य में मुख्यमंत्री बदला है। तुम्हें 1 सप्ताह में शोध करना है कि इसका विश्वविद्यालय पर असर क्या पड़ेगा। अब वहां पे राजनीति की बात वो करते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री वहां पे बदल दिया जाता है, और वो आचार्य जी अपने छात्रों को कहते हैं कि तुम्हें अब पता लगाना है कि मुख्यमंत्री बदलने पर हमारे विश्वविद्यालय पर उसका क्या असर होगा, क्या असर पड़ेगा। पूरी तरह पता लगाओ कि किस अध्यापक के उनके संबंध अच्छे हैं, कैसे है। अर्थात अब शोध छात्रों को नया जिम्मा, नया काम जो है आचार्य जी ने सौंपा है, और कहा गया है कि तुम्हें अब पता लगाना है कि बदले हुए मुख्यमंत्री के साथ किस अध्यापक के संबंध अच्छे हैं, कैसे है। और देखिए ये जो कुछ काम बताए जाते हैं या इस प्रकार का जो शोध निर्देशकों के द्वारा शोध छात्रों के प्रति जो काम सौंपाते हैं, ये कुछ गलत काम होते हैं और ऐसा रिसर्च में नहीं चलता, ऐसा हरिशंकर परसाई जी को कहना है। और वो कह रहे हैं कि इस प्रकार गलत तरीके से वहां पे छात्रों को वहां पे बहकावे में लिया जाता है और वहां इन छात्रों से गलत काम करवा के लिए जाते हैं। तो वहां पे आचार्य जी ने कहे अनुसार सभी छात्र जो है उस शोध में लगे हुए हैं। कौन लोग अपने को उनका आदमी कहते हैं, कौन अभी तक अपने को पुराने मुख्यमंत्री का आदमी कहते हैं, उपकुलपति उनके कृपा पात्र है या नहीं। अर्थात अब बदले हुए हालात के अनुसार मुख्यमंत्री के सबसे पहचान वाले अध्यापक कौन है, उपकुलपति का उनके साथ संबंध है या नहीं, और किन बातों से वो खुश होते हैं। देखो इस विषय पर बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि इसी पर तुम्हारे थीसिस की योग्यता निर्भर है। अब यहाँ पे जो थीसिस बनाया जाता है रिसर्च में, तो वहाँ पे सभी शोध छात्र जो है वो बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम्हें इस विषय को गंभीरता से और बारीकी से उसका ध्यान से जो है काम करना है, और इसी काम के ऊपर आपके थीसिस की योग्यता निर्भर है। आचार्य ने जो नया विषय शोध के लिए दिया था उस पर सबसे अच्छा काम मैंने ही किया। मतलब जो विषय आचार्य जी ने सबके लिए दिया था उस पर सबसे अच्छा काम वो छात्र बता रहा है कि मैंने ही किया। जब मैंने वो शोध पत्र आचार्य के सामने पढ़ा तो वो खुशी से उछल पड़े, कहने लगे नियम यदि बाधक न होते तो मैं इसी वक्त डिलीट दिला देता। अर्थात ये छात्र अपने प्रतिभा के बल पर जो भी काम सौंपा गया था उसकी जानकारी पूरी हासिल कर लेता है, और मिली हुई जानकारी के आधार पर वो अपने शोध आचार्य के सामने वो बातें बता देता है। और इन बातों को सुनने के पश्चात शोध आचार्य कह रहे हैं कि मैं अभी अगर नियम नहीं होते तो मैं तुरंत पीएचडी के बजाय डिलीट करवा के दे देता। अर्थात तुमने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे दी है। पर एक दिन आचार्य ने थोड़ी नाराजगी जाहिर की। अर्थात बाद में क्या हुआ, इतना होने के बाद एक दिन अचानक क्या हो जाता है कि आचार्य मेरे ऊपर नाराज हो जाते हैं। कैसे, देखिए, उनके पास रिपोर्ट पहुंची कि मैं चौराहे पर विरोधी गुट के एक अध्यापक के साथ पान खा रहा था। अब आचार्य के पास इस छात्र के बारे में किसी ने तो कानासुनी कही है और कहा कि ये छात्र जो है विरोधी गुट के एक अध्यापक के साथ चौराहे पर जो है पान खा रहा था। मैंने कैफियत दी कि वह सिर्फ संयोग की बात थी। अब वो छात्र बता रहा है कि जो आपने समझा है, आपको जो जानकारी मिली है वो सही है, लेकिन वो किसी संयोग के कारण वहां पे ये घटना घटित हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विरोधी गुट के साथ कोई संबंध नहीं है। वे बोले मगर तुम उनके साथ हंस भी तो रहे थे, यह गलत है, एक निष्ठा के बिना शोध नहीं होता। अब आचार्य जी उसको बोल रहे हैं
ठीक है तुम्हें संयोग की बात तुम कह रहे हो, लेकिन तुम तो उसके साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। अर्थात विश्वविद्यालयों में अगर विरोधी गुट के अध्यापक के साथ कोई बातचीत भी करता है या कोई हंस भी लेता है तो वहां पे बुरा माना जाता है। तो ये जो शोध कार्य में चलने वाले जो बर्ताव है, इस प्रकार की बातें जो है हरिशंकर परसाई वहां पे बताते हैं कि आचार्य को वो बात बुरी लगी थी कि तुम हंसी के साथ जो है उस व्यक्ति के साथ, उस अध्यापक के साथ बात कर रहे थे, और ये एक निष्ठता के लिए बाधक है। एक निष्ठा अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा शोध नहीं हो सकता। तुम्हें उस तरफ के लोगों की छाया से भी दूर रहना चाहिए, मतलब विरोधी गुट के लोगों के साथ बात तो क्या, उनकी छाया से भी तुम्हें दूर रहना चाहिए। उस दिन से मैंने बड़ी सावधानी बरती। अब वो छात्र बता रहा है कि जब मैंने आचार्य से वो बात सुन ली तब से लेकर मैं आज तक जो है उन लोगों से जो है बड़ी सी सावधानी से वहां पे पेश आता हूँ, लेकिन डॉक्टर होना मेरी किस्मत में नहीं था। वो छात्र क्या बोल रहा है कि आगे और एक घटना घटित हो जाती है कि वो बोलता है कि पीएचडी मिलना या पीएचडी की उपाधि प्राप्त करना, डॉक्टर होना मेरे नसीब में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था। क्या हुआ था देखिए, एक शाम को आचार्य जी ने मुझे बुलाया। एक शाम जो है एक संध्या के समय पर जो है वहां पे आचार्य जी ने इस छात्र को बुलाया, घर पर बुलाया है। कमरे में सब दरवाजे बंद करके बोले, अब घर के दरवाजे, कमरे के दरवाजे जो है बंद कर दिए हैं। देखो डीन की फिर नियुक्ति होने वाली है। डीन मतलब जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये जो फैकल्टीज होती है, तो इन सभी फैकल्टीज मतलब आर्ट्स का एक, कॉमर्स का एक और साइंस का एक, इस प्रकार का एक प्रमुख अध्यापक जो है डीन के पद पर अधिष्ठाता के रूप में वहां पे चुन लिया जाता है। तब वो वहां पे शोध आचार्य कह रहे हैं कि देखो डीन की फिर नियुक्ति होने वाली है, वह शर्मा का बच्चा फिर कोशिश कर रहा है। अर्थात विरोधी गुट के डॉक्टर शर्मा जो है डीन के पद के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है देखिए, वो मेरा एकमात्र प्रतिद्वंद्वी है। अब ये आचार्य जो है डीन के पद के लिए ये भी उत्सुक है, और उनके विरोधी गुट के जो डॉक्टर शर्मा है वो भी वहां पे डीन होने के लिए तैयार है। जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो, वह रास्ते से हट जाएगा और मैं डीन हो जाऊंगा। अर्थात आचार्य जब उस छात्र को एक नया काम सौंप रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं जैसा तुम्हें बताऊंगा तुम वैसा करो, और उस डॉक्टर शर्मा जो है मेरे रास्ते से हट जाएगा और मैं डीन हो जाऊंगा। तो क्या करना है देखिए, उन्होंने जेब से एक थैली निकालकर मेरे हाथ में दी और कहा, आचार्य जी ने एक थैली जो है अपने जेब से निकाली है और मेरे हाथ में दी और कहा, इसमें गांजा है, इसे डॉक्टर शर्मा के घर में चुपचाप डाल देना। अब ये गांजा की जो थैली जो है निकालकर उस शोध छात्र के हाथ पर दी है, और वो आचार्य जी कह रहे हैं कि इसमें गांजा है, तुम इसे क्या करो, डॉक्टर शर्मा के घर पर चुपचाप जाकर घर पर डाल देना, और फिर किसी पब्लिक फोन से बिना अपना नाम बताए पुलिस को खबर कर देना। अब देखिए ये नया दावपेच जो है यहाँ पे या शोध आचार्य जो है वह उस डॉक्टर शर्मा के बारे में कर रहे हैं, ताकि डीन की जो चुनाव होने वाले थे उस चुनाव में अपने आप जो है गांजा के केस में जो है वहाँ पे डॉक्टर शर्मा हट जाए और उसमें अटके रहे, तब तक ये जो है डीन बन सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें ये गांजा की थैली डॉक्टर शर्मा के घर पर डाल देनी है और चुपचाप अननोन नंबर से या किसी पब्लिक फोन से जो है बिना नाम बताए पुलिस को फोन कर देना है। अब छात्र जो है ये बात सुनता है तो उसके चेहरे पर मतलब एकदम सन्नाटा छा जाता है कि अब क्या करना है, ये तो गलत काम है। अर्थात ऐसे अपराध भरे काम जब वो करेगा तो उसका करियर जो है बर्बाद हो सकता है, और आचार्य जी ने ये काम जो है उस छात्र पर सौंप दिया था। अब वो छात्र जो है इस काम को कैसे करता है देखिए, मैं एक क्षण तो खड़ा रहा। अब आचार्य जी ने जो काम सौंपा था उसको सुनकर मैं सबसे पहले सुन रहा, खड़ा रहा, फिर गांजा टेबल पर फेंक कर फुर्ती से दरवाजा खोलकर जो भागा, जो आज तक नहीं गया। अर्थात वो छात्र क्या कह रहा है, ये काम जब मुझे सौंपा गया तब मैंने देखा, मैं एक क्षण तो वहां पे एकदम स्तब्ध रहा, फिर वो गांजा का जो थैला था मैंने ऐसे ही उठाया और उनके ही टेबल पर फेंक दिया,
और फुर्ती के साथ दरवाजे से बाहर निकला और वहां से जो भागा, आज तक उस शोध आचार्य के पास मैं नहीं गया हूं। अर्थात मेरे पीएचडी का काम, मेरे डॉक्टरेट या रिसर्च का काम जो है मेरा नहीं हुआ, अर्थात डॉक्टरेट होना मेरे किस्मत में नहीं था। तो इस प्रकार के गलत काम जो है एक दूसरे को फंसाने के संदर्भ में यहाँ पे किए जाते हैं और ये रिसर्च का क्षेत्र किस प्रकार बदनाम हो रहा है, यही बातें जो है डॉक्टर हरिशंकर परसाई जो है इस रचना के माध्यम से वहां पे बताने की कोशिश करते हैं। इस रचना में बहुत ही साधारण प्रसंग के माध्यम से किस प्रकार शोध के क्षेत्र में गलत काम की वजह से ये क्षेत्र बदनाम हो रहा है, गलत लोगों की वजह से क्षेत्र बदनाम हो रहा है, ये सभी बातें जो है हरिशंकर परसाई बताना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इस रचना का आशय जो है मैं अगले लेक्चर में आपको अपने शब्दों में प्रस्तुत करूंगा, तब हमें पता चलेगा कि उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्र में किस प्रकार गलत लोगों के कारण जो है यहाँ पे गलत काम हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी हरकतें वहां पे की जाती है, एक दूसरे पर दावपेच खेले जाते हैं, तो उसके कारण शोध का क्षेत्र जो है किस प्रकार वहां पे अपमानित हो रहा है, ये बातें थोड़ी सी इसमें समझ में आती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस रचना के व्यंग्य रचना के आशय को लेकर मैं अगले लेक्चर में प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।